हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। और अभी तक आप जितना टॉपिक पढ़े हैं उसमें से ये सबसे बढ़िया टॉपिक है और इवन ये पूरे फिजिक्स के दृष्टिकोण से काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। इसलिए ध्यान से समझिए सेंटर ऑफ मास। और इससे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और थोड़ा सा ठीक से इसको आप समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन भी आराम से बनता है। क्वेश्चन में भी कोई इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होता, क्योंकि जो भी समझने वाला टॉपिक है उसमें क्वेश्चन में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता। इसलिए कि जो आपको मेहनत करना पड़ता है उसको समझने में करना पड़ता है, बाकी जो है फिर क्वेश्चन आराम से बनता है। तो इसलिए देखिए सेंटर ऑफ मास। देखिए सबसे पहली बात कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। जैसे थोड़ा बहुत कंसेप्ट आप लोग को सेंटर ऑफ ग्रेविटी का है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों जो है सिमिलर है, सेम नहीं है। सिमिलर आप कह सकते हैं लेकिन सेम नहीं है। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी एट विच होल weight of the body is supposed to be concentrated at that point। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वह पॉइंट है जिस पर कि पूरे बॉडी का वेट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, होता नहीं है, कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लाओ से पेन लाओ तो देखो, जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसका अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानना चाहें तो इसका प्रैक्टिकल तरीका है। जनरली हम लोग इसको क्या करते हैं, आसानी से समझने के लिए क्या करते हैं, इसको जैसे यह जो पेन है ये जहाँ पर ये बैलेंस हो गया, ऐसे करके उंगली पर रखिए, देखिए ये जहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगा वही पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। देखिए यहाँ पर ये बैलेंस है, तो जिस पॉइंट पर ये बैलेंस हो गया यही पॉइंट जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। प्रैक्टिकल तौर पर ये समझने का सबसे आसान तरीका है। यही पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है, पहली बात ये बात समझ में आया। और डिफिनेशन इसका क्या कहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वह पॉइंट है जिस पॉइंट पर उसका पूरा वेट हम लोग कंसेंट्रेटेड मान सकते हैं। मानने की बात है, कंसीडर करने की बात है। देखिए जैसे यहाँ पर ये देखिए बैलेंस हो रहा है, तो इस पॉइंट पर इसका पूरा वेट हम कंसीडर मान सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, जरा इसको गौर से देखिए कि ये कहाँ पर बैलेंस हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। और उसके बाद जैसे मान लीजिए इसका जो खोल है ये यहाँ से अगर हम हटा देते हैं, कैप इसका हटा दिया यहाँ से, अब क्या लग रहा है, ये जो बैलेंस पॉइंट अगर पहले यहाँ था तो अब किधर बैलेंस होगा ये, और इधर आएगा थोड़ा या इधर जाएगा, इस तरफ आएगा, ऐसा लग रहा है। देखते हैं फिर करते हैं बैलेंस प्रैक्टिकल तौर पर। देखिए बैलेंस करके देखिए, इससे पहले तो समझना है यहाँ पर जहाँ पर ये बैलेंस हो जाए। अब देखिए यहाँ पर बैलेंस हो गया, तो क्या देखें कि पहले यहाँ पर हो रहा था, अब यहाँ हो गया। या मान लीजिए अभी चलिए यहाँ पर ये बैलेंस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। लेकिन जब हम कैप जैसे ही लगा देंगे, कैप लगाने के बाद क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर खिसक गया। कैप लगाने के बाद देखिए अब ये बैलेंस पॉइंट आपका इधर चला गया, तो लग रहा है ना अब ये उधर खिसक गया। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है ज्यादा मास वाले के तरफ लाई करता है। जिधर ज्यादा मास होगा उधर सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। जिधर ज्यादा मास होगा उधर सेंटर ऑफ मास लाई करता है। जिधर कम मास होगा उधर सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। जिधर ज्यादा मास होगा उधर के तरफ लाई करता है, उधर के तरफ शिफ्ट करता है सेंटर ऑफ मास। ये बात समझ में आया। और इधर और जैसे कोई बड़ा कैप इधर लगा दीजिए तो ये थोड़ा और खिसक जाएगा इधर। आई बात समझ में। तो ये बात समझ में आया पहले।
तो यहाँ पर यही डिफाइन किया गया है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या होता है ये भी डिफाइन वैसे ही करते हैं। फर्क क्या होता है, यहाँ जो मास था लिखा हुआ, मास के जगह पर यहाँ पर वेट आ जाता है। मास के जगह पर क्या आ जाता है, वेट आ जाता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट ऑफ द बॉडी एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर वेट की बात होती है, सेंटर ऑफ मास में मास की बात होती है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट की बात होती है। तो दोनों का डिफिनेशन सिमिलर है, फर्क सिर्फ इसी बात है का है कि यहाँ पर जो है मास के स्थान पर इसमें क्या आ जाता है, वेट आ जाता है। ये बात समझ में आया पहले तो, ठीक है। फिर देखिए, अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं। जैसे ये समझिए कि सेंटर ऑफ मास का और कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास क्या करता है, ये ज़्यादा मास वाले की तरफ लाई करता है। क्या होता है, सेंटर ऑफ मास ज़्यादा मास वाले की तरफ लाई करता है। जिधर मास ज़्यादा होगा उधर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ये बात समझ में आया, जिधर मास ज़्यादा होगा उधर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। जैसे अभी जो ये कैप वाला एग्जाम्पल दिए, पेन वाला, कि जिधर मास ज़्यादा होता है उधर सेंटर ऑफ मास लाई करता है। अच्छा, ये बताइए कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म हो, अगर बॉडी यूनिफॉर्म हो तो वैसे स्थिति में सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा। अगर बॉडी यूनिफॉर्म हो, यही पेन अगर हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म है, अगर एक जैसा है, तो वैसे स्थिति में ये कहाँ पर लाई करेगा, बीच में लाई करेगा। अगर यूनिफॉर्म बॉडी हो तो उसका सेंटर ऑफ मास बीच में होता है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना। अगर यूनिफॉर्म बॉडी हो तो कहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा, बीच में होगा। ठीक है, और ऐसे तो ज़्यादा मास वाले की तरफ लाई करता है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिमिलर है लेकिन सेम नहीं है। ये बात तो हम लोग डिफिनेशन से भी समझे कि सेंटर ऑफ मास में मास की बात होती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट की बात होती है। ये फर्क है सबसे बड़ा। दूसरी बात देखिए, अगर कोई भी छोटा बॉडी है, कोई भी छोटा बॉडी है, स्मॉलर बॉडी है, तो उसका सेंटर ऑफ मास जहां पर होगा वहीं पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है। दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करता है। ये नहीं करें कि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है या सेम होता है, दोनों पॉइंट जो है वह एक ही होता है। ये संजोग की बात है, दोनों पॉइंट एक ही होता है, एक ही पॉइंट पर लाई करता है। क्या क्या, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दोनों एक ही पॉइंट पर जाकर के मिल जाता है, लाई करता है। आई बात समझ में। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करता है। किसके लिए, किसके लिए, फॉर ए स्मॉलर बॉडी। ठीक है, आप कहिएगा स्मॉलर बॉडी, तो ये जैसे पेन भी है तो ये स्मॉलर बॉडी ही हो गया, है ना। पेन है, बेंच, डेस्क, ये सब जो है आपका ये स्मॉलर बॉडी ही आ जाएगा, है ना। बड़े बॉडी में बहुत बड़े बॉडी की बात होती है। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो फर्क आता है पॉइंट का, वो बहुत बड़े बॉडी की जब हम बात करें, बहुत बड़े बॉडी में, ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन समझ लीजिएगा प्रधानमंत्री जी, है ना। यहाँ पर जो है, हाँ, मास के हिसाब से, और मास के हिसाब से ऐसा नहीं कि मोदी जी सबसे बड़े हैं, उससे ज़्यादा हो सकता है कि हम भी हो, है ना। आई बात समझ में, नहीं ज़्यादा होंगे, अमिताभ बच्चन से ज़्यादा तो पक्का हम हैं, उसमें तो कोई शक नहीं। ऐसा नहीं, मोदी जी भी मुकाबले में ही होंगे। खैर चलिए, बात समझ गए। तो ध्रुव तो दोनों को मिला तो बराबर हो जाएगा। बात समझ गए, ये बात क्लियर हुआ। तो बड़े बॉडी का मतलब जो अब यहाँ पर है, ये जैसे हिमालय पहाड़ है, इसके बाद बड़ा माउंटेन हो, ऊंचा माउंटेन हो, पहाड़ी भी नहीं,
माउंटेन, ऊंचा पहाड़ हो, हिमालय लाइक, है ना। तो वैसे स्थिति में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास जो दोनों अलग अलग पॉइंट पर लाई करता है। और इसको मैं समझाता हूँ अभी कि ये कैसे अलग अलग पॉइंट पर लाई करता है। तो ये पहले तो ये समझ गए। तो ये वही बात यहाँ भी लिखा गया है, फॉर ए स्मॉलर बॉडी सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट द सेम पॉइंट, लाइज एट द सेम पॉइंट, है ना। ऐसा नहीं कि सेम कर रहे हैं, दोनों एक ही पॉइंट पर लाई करता है, ठीक है, एक ही पॉइंट पर लाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, फॉर बिगर बॉडी, जैसे हिमालय है, माउंटेन है ना, बड़े पहाड़ की बात करें, ये बड़ा बॉडी में आता है। तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी द डिफरेंट पॉइंट, दोनों पॉइंट क्या होगा, डिफर होगा। और कैसे डिफर होगा अभी आप इसको हम समझा रहे हैं, ठीक है। और ये बात तो समझ ही गए कि सेंटर ऑफ मास लाइज टुवर्ड्स द हैवियर मास, जिधर ज्यादा मास होगा उधर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, जिधर ज्यादा मास होगा उधर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ये बात तो समझ गए। अब दोनों अलग अलग कैसे होता है इसको थोड़ा एक फिगर के द्वारा हम समझाते हैं, और आप लोग भी थोड़ा समझने का प्रयास करिए अच्छे से। ये लिखा हुआ है सबका, चलिए ठीक है। तो यहां पर ऐसा करते, जैसे काफी ऊंचा बॉडी बनाते, ऊंचा का मतलब लंबाई से है। अब यहां देखिए ये इफेक्टेड कब होता है, जैसे बहुत लंबा बॉडी हो। लंबा बॉडी में ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन की बात करें, है ना, लंबा आदमी है लेकिन वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मामले में बहुत लंबा बॉडी चाहिए, है ना। मान लीजिए जैसे हजारों किलोमीटर का सपोज कोई भी बांस हो, है ना। क्वेश्चन में क्या लगता है, 1 रुपया में 5 दर्जन केला मिलता है कि नहीं, क्वेश्चन में मिलता है। तो उसी तरह से बांस मान लीजिए 1000 किलोमीटर का हो, लाने थोड़ी बोल रहे हैं, है ना। लाओगे तो हम रखेंगे, काम भी गरीब आदमी, छोटा सा घर है हम उतना, ठीक है। तो बात समझ गए ना। तो ये काफी जो है लंबा बांस है, ठीक है, काफी लंबा बांस है, मान लीजिए हजारों किलोमीटर का हो। तो कहने का मतलब इतनी लंबाई उसकी होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्टेड हो जाए, जी इफेक्टेड हो जाए। जैसे जी का जो वैल्यू है, जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के सरफेस से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जी का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है, घटता जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जी का वैल्यू घटता जाता है। और जैसे जैसे पृथ्वी के सरफेस से नीचे जाते हैं जी का वैल्यू उसमें भी घटता ही जाता है, बढ़ता कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा वैल्यू होता है पृथ्वी के सरफेस पर ही, ठीक है। और ये चीज हम लोग ग्रेविटी में, इसमें हम ग्रेविटेशन में आगे जा करके पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में आपको स्टडी करना है, ठीक है, कि कैसे घटता बढ़ता है, वो तो बात की बात है। लेकिन ये जानकारी इसमें रखनी है कि पृथ्वी के सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू क्या होता है, घटता है। तो अब यहाँ पर ये बताइए कि सबसे पहले अगर ये बांस मान लीजिए यूनिफॉर्म है, बांस यूनिफॉर्म है और मास इसका कैपिटल एम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, मिड में होगा। अगर यूनिफॉर्म बांस है, अगर हम पूछे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा। सीएम को सीएम से इंडिकेट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास को, ठीक है। और ये मिड पॉइंट पर होगा, कोई तकलीफ इसमें, बात क्लियर हुआ। सेंटर ऑफ मास ये होगा और ये मिड पॉइंट पर होगा कब, अगर ये यूनिफॉर्म बॉडी है तब, जब ये यूनिफॉर्म बॉडी होगा तब। ये बात क्लियर हुआ। अच्छा ये बताओ, अगर यहां पर मान लेते हैं, आप देखिए जी की बात करें तो जी नीचे ज्यादा कि ऊपर ज्यादा, जी नीचे ज्यादा कि ऊपर ज्यादा, नीचे ज्यादा। तो नीचे मान लेते हैं इसका वैल्यू G1 है, ऊपर मान लेते हैं G2 है। अब ये तो अब बात समझ गए कि G1 जो है ग्रेटर देन G1 जो है ग्रेटर देन G2 है। तो अच्छा अब ये बताइए कि यहाँ पर जो इसके नीचे का जो वेट होगा W1, ये कितना होगा, इससे नीचे का, ये मिड पॉइंट है, इसके नीचे का वेट, वेट होता क्या है, वेट होता क्या है mg, m के स्थान पर m/2, g के स्थान पर G1।
बोलिए कोई तकलीफ है? ये इसके नीचे का वेट हुआ। अब इसके ऊपर का वेट कितना होगा? W2 मान लेते हैं, तो m/2, उसके बाद बोलो कोई तकलीफ इसमें? W2 कितना होगा? m/2। कोई दिक्कत इसमें? ये समझ गए? ठीक बात है। अच्छा अब ये बताइए, G1 ज़्यादा कि G2 ज़्यादा? जोर से, G1 ज़्यादा। तो अगर G1 ज़्यादा हुआ तब ये बताइए कि W1 ज़्यादा कि W2 ज़्यादा? W1 ज़्यादा कि W2 ज़्यादा? W1 ज़्यादा कि W2 ज़्यादा? W1 ज़्यादा। इसका मतलब इसके नीचे का वेट ज़्यादा, इसके नीचे का वेट इसके ऊपर का वेट। आई बात समझ में? इसके नीचे का वेट, इसके ऊपर का वेट। तो जब नीचे का वेट ज़्यादा हुआ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर लाई करेगा? ज़्यादा वेट की तरफ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर लाई करेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर लाई करेगा? ज़्यादा वेट की तरफ। तो ज़्यादा वेट नीचे है, इसलिए यहाँ पर अब ये पॉइंट जो हुआ आपका, ये CG होगा, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। CG का मतलब, CG का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से है ना? तो CG इसका नीचे होगा और सेंटर ऑफ मास तो बीच में होगा, इसलिए कि ये यूनिफॉर्म बॉडी है। तो जब यूनिफॉर्म बॉडी होगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? बीच में होगा, है ना? लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब यहाँ पर क्या हो गया? देखो नीचे आ गया। क्यों? इसलिए कि अब G इफेक्टेड हो गया। तो इन जनरल सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई भी बॉडी का अलग अलग पॉइंट तब होता है जबकि वहां पर G के इफेक्टेड होने की बात आ जाए। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ? और ऐसे तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग अलग है। एक में मास की बात होती है, दूसरे में वेट की बात होती है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? सेंटर ऑफ मास में किसकी बात होती है? मास की। मतलब उस पॉइंट पर पूरा मास कंसेंट्रेटेड मानते हैं, है नहीं? मानते हैं, होता नहीं है, मानते हैं, सपोज करते हैं। आई बात समझ में? क्या करते हैं? ऐसा नहीं कि होता है, ये मानने की बात है। और बहुत सारी बात को हम लोग मानते हैं, मान करके चलते हैं स्टडी करने के लिए, है ना? जैसे एवरेज है, वो भी मानते हैं, होता कुछ नहीं है ना? हो सकता है कि जैसे मान लो कहीं 10 आदमी खड़ा हो, आई बात समझ में, और 10 का अगर एवरेज वहाँ पर एज निकालें तो एवरेज एज 10 का निकले 20 साल। अब पता चले कि वहाँ 20 साल का एक को आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी सबका एवरेज एज 20 साल, तो मानते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो ये मानने की बात होती है, ये रिप्रेजेंट करने की बात होती है। ठीक है? तो ये बात तो पहले समझ में आ गया। अब देखिए कुछ और पॉइंट। तो सेंटर ऑफ मास जो है किधर लाई करता है? ज़्यादा मास की तरफ। किधर लाई करेगा? ज़्यादा मास की तरफ। ठीक है? फिर देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर सेंटर ऑफ मास हो वहां मास नहीं हो, है ना? जहां पर सेंटर ऑफ मास हो वहां मास ही नहीं हो, लेकिन वहां पर सेंटर ऑफ मास होगा, है ना? हाँ, है ना? आई बात समझ में? तो कैसे? तो सेंटर ऑफ मास लाइज एट दैट पॉइंट वेयर देयर इज नो मास। तो इस बात को पहले हम लोग लिख लेते हैं, कोई भी अपना पॉइंट देते जाइए। सेंटर ऑफ मास may lie at that point where there is no mass। कोई जरूरी नहीं जहां मास सेंटर ऑफ मास है वहां मास होगा। जैसे बताया अभी कि जितना एवरेज एज आया उस 10 आदमी का, उस एज का वहां कोई आदमी है? कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है सब 20 का ही हो, नहीं तो कोई भी 20 का नहीं हो।
पता चलेगा 1-2 साल का है तो 98 साल का है ना। तो एवरेज की बात है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब यहीं पर देखो, जैसे मान लो कि ये बॉडी जैसे मास इसका m1 है और ये हैवी बॉडी दे दिया, है ना, बात समझा। जैसे ये छोटा बॉडी है, ये मान लो गिट्टी आई है, बड़का पत्थर है ना, समझ रहे हो ना। अब ये बताओ कि इसका दोनों का अगर सेंटर ऑफ मास ले तो किधर लाई करेगा, अंदाज से पूछ रहे हैं। क्या यहाँ लाई करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, क्या यहाँ के आसपास तो कर ही सकता है, नहीं कर सकता है, थोड़ा और सटा दो। और अच्छा ये कहें कि ये छोटा पत्थर है, ये बड़ा पत्थर है, दोनों पत्थर ही है, तब तो इसके आसपास कहीं भी करेगा, है कि नहीं पॉसिबल। मान लो ये थोड़ा छोटा है और ये बड़ा है, बड़ा कौन है, m2 है, बड़ा कौन है। तो ये मान लो कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास आया, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ आया, यहाँ पे मास है कोई नहीं, लेकिन सेंटर ऑफ मास आया कि नहीं। तो यहाँ पर कोई भी मास नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास आया कि नहीं, आई बात समझ में। फिर देखिए, जैसे मान लो कि दो बराबर बॉडी ही है, दोनों का मास बराबर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, दोनों एकदम बराबर पत्थर है, बराबर मास का है। सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, तो आप लोग सब बता दिए ना, मिड पॉइंट पे आएगा। मिड पॉइंट पर बॉडी है, मास है, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो है, आई बात समझ में। लेकिन सेंटर ऑफ मास तो ये कोई जरूरी नहीं कि जहाँ सेंटर ऑफ मास होगा वहाँ मास होना जरूरी है, बिना मास के भी सेंटर ऑफ मास हो सकता है ना। वो गाना सुने ना, कोई बंदर नहीं पर नाम बांद्रा, नहीं सुना, बांद्रा है ना जगह बम्बई में, तो वहाँ कोई बंदर है, वहाँ तो हीरोइन सब रहती है और नाम है बांद्रा, है कि नहीं। अब कौन हीरोइन रहती है, हीरो तो तुम लोग जानो, हम तो आजकल जानते नहीं है ना, ठीक है, आई बात समझ में। तो वहाँ कोई बंदर थोड़ी रहता है, ये बात समझ में आया। तो यहाँ पर कोई भी मास नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास तो, कोई मास नहीं है लेकिन सेंटर ऑफ मास तो, बोलो बात समझ में आया कि नहीं, ठीक बात है। फिर देखिए, अगर कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी हो, कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी हो और वेल शेप्ड बॉडी हो, कैसा बॉडी हो, यूनिफॉर्म हो और वेल शेप्ड हो, फॉर यूनिफॉर्म एंड वेल शेप्ड बॉडी, सेंटर ऑफ मास lies with its geometrical center. Center of mass lies with its geometrical center. For uniform well-shaped body, center of mass और geometrical center दोनों क्या होगा, दोनों क्या होगा, एक ही पॉइंट होगा, है ना। फॉर यूनिफॉर्म एंड वेल शेप्ड बॉडी सेंटर ऑफ मास लाइज विथ इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, दोनों एक ही पॉइंट होगा। इसको भी बताते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। अब आइए, ने क्या लिखा है, फॉर यूनिफॉर्म एंड वेल शेप्ड बॉडी सेंटर ऑफ मास लाइज विथ इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। कोई भी जो यूनिफॉर्म और वेल शेप्ड बॉडी है, जैसे कोई भी मान लीजिए ये यूनिफॉर्म रिंग है, क्या है ये, यूनिफॉर्म रिंग है, तो वैसे स्थिति में इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से लाई करेगा। जहाँ ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहीं सेंटर ऑफ मास होगा, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ होगा, बीच में, तो ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर भी होगा, यही सेंटर ऑफ मास भी होगा और यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो गया, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई भी जो है, ये मान लीजिए कि स्क्वायर फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम, और इवन अगर रेक्टेंगुलर फ्रेम है तो उसमें भी बात होगा, यही स्क्वायर फ्रेम है तो इसका जो
सेंटर ऑफ मास होगा, ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल सेंटर से कॉन्साइड करेगा। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, जैसे निकालने का क्या तरीका, इधर से ये डायगोनल लीजिए, इधर से ये डायगोनल लीजिए, जहाँ पर ये कट करता है वही इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, वही इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर और वही इसका सेंटर ऑफ मास भी है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये बात समझ गए। अब आइए नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जैसे मान लीजिए अगर कहीं भी कई पार्टिकल है, क्या है, कहीं भी कई पार्टिकल है, कहीं भी कई पार्टिकल है, मान लो जैसे M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, इस तरह से अगर कई पार्टिकल है, ठीक है, M5 है, तो अब सवाल यह है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। कितना भी हो सकता है, हम लोग 2-3 बॉडी के लिए लिखते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि M1 है, ये मान लीजिए ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x1 y1 है। तो अगर x1 y1 है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ देखिए तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। बोलो कोई आपत्ति इसमें? ये x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। फिर देखिए ये आपका x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट हो तो x1 ये y1 ये। जैसे मान लीजिए M2 है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2। तो उसी तरह से इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास क्या होगा साहब, x2 होगा, और ये क्या होगा साहब, y2 होगा। बोलो कोई तकलीफ है ना। और उसी तरह से मान लीजिए अगर यहाँ पर M3 है तो इसका कोऑर्डिनेट जैसे x3 हो गया और y3 हो गया, है ना। कई पार्टिकल हो सकता है, लेकिन हम लोग कोई भी मान लीजिए 3 पार्टिकल ले लेते हैं, 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर कई पार्टिकल है, कितना भी हो सकता है, 3 हो 5 हो, जो भी हो, तो इसका जो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं पर होगा, है ना। सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है कहीं पर होगा। मान लेते हैं जैसे यहाँ पर है, मान लेते हैं ये पॉइंट O है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है ये हो गया मान लो XCM और YCM। क्या माने इसका कोऑर्डिनेट, XCM और YCM। क्या माने, XCM और YCM। यहां पर मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है, ये कोई जरूरी नहीं कि यहां पर मास होगा, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट तो होगा, और ये कोऑर्डिनेट XCM और YCM है। तो यहां पर जो इसका कोऑर्डिनेट लेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ये जो दिया जाएगा, जैसे XCM है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, और YCM है यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। तो XCM जो होगा यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा XCM, मतलब समझ रहे हो XCM कौन सा हुआ। अब इसका जैसे डिस्टेंस कहाँ से लेंगे हम लोग, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लेंगे XCM, ठीक है। तो और ये क्या मान लेंगे, ये क्या मान लेंगे, YCM। तो इसके लिए जो आपके पास फॉर्मूला आता है, XCM जो होता है, जो हम लोग लेते हैं M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3, और नीचे M1 प्लस M2 प्लस M3। कैसे आता है ये भी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। XCM M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3, और नीचे M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। YCM की उसी तरह से बात करेंगे, तो यहाँ पर x1 जो था इसके स्थान पर क्या दे देंगे, y1 दे देंगे। तो M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3, और नीचे M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। और याद रखने का तरीका देखो, नीचे तो हमेशा टोटल मास होगा ही, नीचे हमेशा टोटल मास होगा ही। तो XCM जब लिखेंगे तो ऊपर X वाला फैक्टर होगा, YCM लिखेंगे तो ऊपर Y वाला फैक्टर होगा। ऐसे याद रखना है, ठीक है।
ये अगर कई पार्टिकल हो, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, सबके लिए लागू होगा। और दूसरी बात, यही फॉर्मूला अगर वेरिएबल कंसेप्ट में अगर बात करते हैं, फॉर वेरिएबल कंसेप्ट जो आपके पास यही फॉर्मूला आ जाएगा फॉर कौन सा कंसेप्ट? वेरिएबल कंसेप्ट। वेरिएबल कंसेप्ट मतलब कैलकुलस वाली बात। वेरिएबल कंसेप्ट का मतलब कैलकुलस वाली बात। तो ये देखो, तब यही जो आपका एक्सियम हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, सबका क्या ये समेशन है ना। तो जब इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे तो इंटीग्रेशन x dm और नीचे इंटीग्रेशन dm, इंटीग्रेशन x dm और नीचे इंटीग्रेशन dm। ये क्या हुआ? एक्सियम के लिए हो गया। और उसी तरह से अगर हम YCM की बात करें, हाँ बोलो, तो अब क्या हो जाएगा? इसमें क्या चेंज करेंगे हम लोग? x के स्थान पर क्या कर लेंगे? x के स्थान पर क्या कर लेंगे? तो इंटीग्रेशन y dm और नीचे इंटीग्रेशन dm। ठीक है, तो यहां पर इंटीग्रेशन dm। और ध्यान रहे, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा टॉपिक है जहां पर इंटीग्रेशन dm हमने लिखा है, और ये अभी तक आज तक इसके पहले कभी भी इंटीग्रेशन dm यूज नहीं हुआ है। हुआ है? इंटीग्रेशन dm कभी आपका यूज नहीं हुआ होगा, इसलिए कि हर जगह मास को हम लोग कांस्टेंट रखते हुए मास को बाहर निकाल देते हैं, बाकी हम लोग काम करते हैं। लेकिन यही एक टॉपिक है जिसमें कि मास के वेरिएशन की भी बात हम लोग करते हैं, कर सकते हैं, इसलिए पहली बार इंटीग्रेशन dm लिखा गया है। आई बात समझ में? और ये कैलकुलस फॉर्म है। जैसे सिंपल फॉर्म की बात करें तो ये होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, जैसा अभी बताए। लेकिन अगर वेरिएबल कंसेप्ट की बात हो, मास के वेरिएशन की बात हो, है ना, तो ये फॉर्मूला आपका काम करेगा इंटीग्रेशन x dm नीचे dm, और यहां पर भी YCM इक्वल टू इंटीग्रेशन y dm और नीचे इंटीग्रेशन dm। ये समझ गए? तो चलिए ठीक, आज इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग इसके एप्लीकेशन पर बात करेंगे। थैंक यू।